हेलो बच्चों, नमस्ते। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले 7 वीडियो में अलग अलग प्रकार से आपको जो है कार्बनिक यौगिकों के बारे में बता चुका हूँ। तो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति की क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी जैसे अलग अलग यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं, तो इसमें एक नाम पद्धति का या नामकरण की ये जो उनकी जो तरीका है, इसका विकास क्यों करना पड़ा। तो इसके बारे में आपको इस पाठ के शुरू में ही बता चुका हूँ कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अन्य किसी तरीके से उनका नाम रख पाना मुश्किल था। तो एक प्रकार से पूरा एक संविधान बनाया गया, एक पूरा जो है वो एक प्रणाली बनाएगी जिसके अंतर्गत कार्बन यौगिकों का नाम लिखा गया, और उसका नाम है IUPAC पद्धति। यानी कार्बनिक यौगिकों को नाम लिखने की जो पद्धति है उसका नाम है IUPAC पद्धति। तो इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखा जाता है। तो उसमें कुछ शुरुआती बातों को हम पहले जानेंगे, उस पद्धति को जानने से पहले, सीखने से पहले। पिछले वीडियो मैंने आपको जो है वो प्रकार्यात्मक समूह और विषम परमाणु के बारे में बताया था। तो यहाँ पर कुछ प्रकार्यात्मक समूह के नाम हमें यहाँ पर दे रखें, तो उनको हमें अच्छी तरह लर्न करना होगा, और ताकि हम जब नाम लिखेंगे तो हमें उनके जो है वो उनकी पहचान भी हमें पता होनी चाहिए, उनके नाम भी पता होना चाहिए। तो जैसे हेलो एल्कीन, तो जो हेलोजन गैसें होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो ये जो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, तो इनके जो प्रकार्यात्मक समूह के नाम होते हैं उनको हम इस प्रकार से, जैसे क्लोरीन है तो उसको जो हम इस प्रकार से यूं दिखाएंगे, और ब्रोमो जो इसको क्लोरो कहते हैं, फिर ब्रोमो, और फिर यहाँ पर ब्रोमो जो है वो BR इस प्रकार से होता है, फिर आयोडो होता है वो इस प्रकार से I, और फ्लोरो जो होता है वो इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से। तो ये जो है आपके इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पहचान, ये सूत्र उनके याद रखने होंगे आपको। और जो एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो होता है OH इस प्रकार से, तो इसे आप याद रखें। तो ये एल्कोहल के काम आएगा ना। तो इसका जो पूर्व लगन और अनुलगन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो क्लोरो, ब्रोमो, ये तो पूर्व लगन के रूप में काम आते हैं, लेकिन बाकी ये सारे जो है आप देख सकते हैं अनुलगन है। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है प्रकार्यात्मक समूह का वो होता है इस प्रकार से, बॉन्ड में OH, और उसका अनुलगन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑल होता है। तो यहाँ पर जो है हम जैसे मेथेनॉल हो जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसको आप यूं लिख सकते हैं ऑल। तो ये आप याद रखें यहाँ पर हिंदी में जब हम लिखेंगे इसको। और फिर एल्डिहाइड जो होता है, तो एल्डिहाइड होता है इस प्रकार से CHO। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे C जुड़ा होता है श्रृंखला से, और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है, H होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं L होता है, तो इसके नाम के पीछे जो हम अनुलगन इसका L जोड़ेंगे, तो ये भी आप याद रखें। और फिर होता है कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है कि इस प्रकार से कीटोन का जो कार्बन परमाणु होता है वो सीरीज में होता है हमेशा, तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड उसके कार्बन से जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर बीच में जो है वो O डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और इसके लिए जो है जिसे आप देख रहे हैं ऑन, तो ये यहाँ पर इसका जो अनुलगन होता है वो ऑन आप याद रखेंगे। जब नाम लिखेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह और बताऊंगा यहाँ पर, इसमें जो आप पहले इनको लर्न कर ले आप अच्छी तरह। और फिर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें जो इस प्रकार का समूह होता है COOH, या तो ये होता है, या फिर इसको दूसरे रूप में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड से O जुड़ा रहता है, इसमें जो 2 O है उनमें से एक में यहाँ पर होता है OH, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, और इसके लिए लगाया जाता है ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड या ओइक अम्ल, ठीक है। तो ये आप इसका नाम याद रखें।
फिर एल्कीन तो आप जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, और इसके लिए जो अनुलग्न होता है आप जानते हैं, इसके लिए जो है वो ईन लगाया जाता है। और फिर होता है एल्काइन, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से किसी सीरीज में 3 बंध होता है तो यहाँ पर ये जो है वो आइन हो जाता है। तो ये आप प्रकार्यात्मक समूह याद रखेंगे, जब हमें नाम लिखने होंगे उनके तो ये चीज़ें काम आएगी हमें। तो आप इनको अच्छी तरह लिख करके याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और बार बार लिख करके याद कीजिए। और परीक्षा में इसके 2-3 प्रश्न जो है वो आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह लर्न करें, अच्छी तरह इनको सीख लें। अब इसकी आगे की नेक्स्ट बातों पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप जो कुछ ये टेबल देख रहे हैं तो आप इनको भी अच्छी तरह आप लर्न करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान प्रतिस्थापियों की संख्या और प्रयुक्त शब्द, तो प्रतिस्थापियों की संख्या 1 होती है तो उसके लिए हम मोनो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो मोनो का मतलब हो गया 1, और इसी प्रकार यदि कोई प्रतिस्थापी या प्रकार्यात्मक समूह 2 होते हैं तो उसके लिए डाई आता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए तो डाई हो गया। फिर 3 के लिए ट्राई आता है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, और 4 के लिए टेट्रा आता है, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। 5 के लिए हमेशा पेंटा आता है, 6 के लिए हेक्सा आता है, 7 के लिए हेप्टा आता है। तो ये भी आप अच्छी याद रखेंगे। यानी यदि किसी में जैसे किसी सीरीज में 3 प्रकार के 3 जो एक ही जैसे 3 जो है वो प्रतिस्थापी आते हैं तो उसके लिए ट्राई लगाना पड़ेगा। तो ये आप अच्छी तरह इस को अपनी कॉपी में नोट करें और इन चीज़ों का आप याद कर लें, हमेशा आपको काम आएगी ये। और इसी प्रकार ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आप देखा हो कार्बन परमाणु की संख्या, जो कार्बन 1 होता है तो मैथ होता है, कार्बन की सीरीज में 2 कार्बन है तो 8 होता है उसका जो पूर्व लगन होता है। तो ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और यदि आपने नोट नहीं किए तो सारणी से आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें, उनको याद कर लें लिख करके अच्छी तरह। और ये यहाँ पर जो है कुछ सामान्य बात आपको याद रखनी चाहिए। जैसे ये CH4 मेथेन होती है, तो पहले क्या होता था कि जब ये कार्बन जो कार्बनिक रसायन है, इसके शुरू में क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए तो वो जहाँ से प्राप्त हुए उस आधार पर उनका नाम रखा गया। जैसे मेथेन होता है तो उसको पहले मार्स गैस कहते थे क्योंकि वो दलदली स्थान से प्राप्त होती थी। और इसी प्रकार से CH3OH जो मेथिल एल्कोहल जिसको हम कहते हैं या मेथेनॉल कहते हैं, तो इसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जैसे ये आप देख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल है, या जैसे हम इसको जो एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और जैसे ये सिरके के लैटिन नाम एसिटस से लिया गया है, तो ये यहाँ पर पारंपरिक नाम उनके जो है चलने वाले। ये जो फार्मिक अम्ल है क्योंकि ये चिंटी में जो चिंटी के डंक में होता है तो इसलिए इसको फार्मिका नाम दे दिया गया। इसी प्रकार ये लैक्टिक अम्ल जो है क्योंकि ये दही में होता है, लैक्टम में होता है, दूध में होता है। तो ये भी आप याद रखें इनके पारंपरिक नाम, यानी इन नामों से इन चीज़ों को जाना जाता है। और फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वो आप इनको अच्छी तरह जानिए। जैसे किसी भी कार्बन की जो श्रृंखला आएगी उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में जब हम कार्बन की श्रेणी बनाएंगे उसमें यदि CH3 का जो समूह है तो उसके लिए मेथिल लगाएंगे। इस प्रकार जो CH2 CH3 यदि सीरीज में है तो उसके लिए एथिल होता है। ये प्रोपिल हो गया, और ये यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलने पर जो है वो एल्किल होता है। उसी प्रकार मेथेन से मेथिल हो गया, एथेन से एथिल हो गया, प्रोपेन से प्रोपिल हो गया, ये आइसोप्रोपिल हो गया, और ये ब्यूटिल हो गया। तो ये समूह के नाम आप याद रखेंगे ताकि जब हम नाम लिखें अपने उनके कार्बनिक यौगिकों के तो उसमें बीच में प्रतिस्थापी होते हैं, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए और लर्न भी होनी चाहिए आपको अच्छी तरह। फिर ये आप जानते हैं कि एल्केन श्रेणी के लिए जो अनुलग्न होता है वो एन होता है, एल्कीन के लिए ईन होता है और एल्काइन के लिए आइन होता है, ये आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पर ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये मैं आपको, और ये NO2 जो है वो नाइट्रो होती है, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब इसके आगे की कुछ बातों पर चलते हैं, फिर अपने नाम लिखना उनका सीखेंगे। आप यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों, आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति का जो IUPAC पद्धति होती है उसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला नियम
कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। तो ये जो है, जैसे ये बात जो हम सीख चुके हैं, आप इसको पहचानोगे। जैसे एक किसी श्रेणी में एक कार्बन है तो उसके लिए आप जानते हो कि पूर्व लगन होता है मैथ, 2 होता है तो प्रोप, 3 होता है तो नहीं 2 होता है तो एथ होता है, 3 होता है तो प्रोप होता है। तो ये बात आप सबसे पहला नियम इसका जो है ये वाला है। दूसरा है कि अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलगन लिखा जाता है। तो आप ये भी याद रखें, जैसे सिंगल बंध है तो उसमें एन होता है उसका अनुलगन, और यदि द्विबंध है तो ईन होता है, त्रिबंध है तो आइन होता है, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर पूर्व लगन अनुलगन को जोड़ करके हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम जो है वो लिखा जाता है। तो इसके आधार पर जैसे यहाँ पर पहले हम ये नामकरण की और के जो नियम है उनको अच्छी तरह जान लेते हैं। तो इसके कार्बन युग्मों की नाम पद्धति के जो नियम है वो ये नियम है, आप 4 अच्छी तरह याद कर लें कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो आपको जब भी कोई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं एक सीरीज, तो इसमें इस प्रकार की सीरीज को देख करके आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फिर मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। तो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि जब हम नाम लिखेंगे कि जो कार्बन का जो भाग है जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो नंबरिंग में नहीं आया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं नाम लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या मैं एक उदाहरण लेकर के यहाँ पर आपको बताता हूँ कि प्रतिस्थापी कैसे डिसाइड होता है। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से एक ऐसी श्रेणी है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन और है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लास्ट वाले को CH3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये बंद हो गया और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये CH2 हो गया, फिर यहाँ पर एक बंद बनेगा तो यहाँ CH यानी 4 संयोजकताएं पूरी करनी है, यहाँ पर CH3 हो गया और यहाँ पर भी CH3 हो गया। तो जब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इस श्रृंखला में वो जब शुरू करें तो जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 होते हैं, और 1 2 3 4 नीचे हैं तो भी 4 होते हैं। तो पहले तो आप ये याद रखें कि जो श्रृंखला का जो नाम अपने को संख्या देना है उसका, तो उनमें हम उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरफ से कोई प्रतिस्थापी या प्रकार्यात्मक समूह नज़दीक पड़ता हो। तो हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से तो ये तीसरे नंबर पर पड़ेगा, यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसे ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम 1 नंबर कार्बन देंगे तो ये 2 नंबर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्रतिस्थापी जो दूसरे नंबर पड़ेगा, यहाँ पर 3 नंबर पर और ये 4 नंबर कार्बन हो गया। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करेंगे, उनकी लंबी श्रृंखला का चयन करके और उनकी लंबाई के आधार पर उनकी नंबरिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक श्रेणी बन गई लेकिन ये कार्बन रह गया खाली, ये नंबरिंग में नहीं आया। तो यही चीज़ क्या हो गई, ये हो गई प्रतिस्थापी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। और जब नाम लिखेंगे तो हम इसको प्रतिस्थापी की तरह नाम लिखेंगे इसका। तो ये जो बात यहाँ पर प्रतिस्थापी बताई गई है वो इस प्रकार से। अब यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो अपने जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हम इसको नंबरिंग जो है वो और इस प्रकार से भी दे सकते थे, यहाँ 1 2 3 4 या यूँ। तो इससे जो जिस तरफ से लंबी पड़ती है हम उसी श्रृंखला का चयन करेंगे। और नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये जो प्रतिस्थापी जो श्रृंखला के बाहर बच गए ना, जितने भी होंगे उनके नाम एक एक करके हम पहले लिखेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये 2 नंबर पर मेथिल है तो यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे, फिर लास्ट में उसका नाम जो लिखा जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि 1 से अधिक प्रतिस्थापी समान होते हैं तो उनकी संख्या के नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। तो वो जो सारणी मैंने आपको बताई थी कि यदि 1 से अधिक है और समान है, एक जैसे ही हैं, तो यदि 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो हम ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे एक नाम लिखा गया, मैं आपको यहाँ पर भी नाम लिख के बताता हूँ। तो ये 1 2 3 4 कार्बन की जो श्रृंखला है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये
इसको नंबर 1 लिया गया है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो प्रकार्यात्मक समूह आपके पास है ईन वाला, डबल बॉन्ड वाला, वो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो भी 2 नंबर पर पड़ेगा और यहाँ से करेंगे तो भी 2 नंबर पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसी तरफ से शुरू करें। तो आप देखें कि इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ईन है यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला, वो 2 नंबर पर है, ठीक है। और चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया और डबल बॉन्ड के लिए ईन हो गया। लेकिन ये जो ईन है इसमें, ये वाला आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको ईन कहते हैं। तो ये जो ईन है वो 2 नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। क्योंकि ब्यूट क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन है, ईन इसलिए कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें इसका अनुलग्न ईन हो गया और चूंकि 2 नंबर पर है इसलिए 2 नंबर लिखा गया। अब इसका नाम हम जैसे लिखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की ये सीरीज होगी, 4 होती है ब्यूट। और लेकिन इसका नंबरिंग इधर से क्यों की गई है, आप इसको देखो तो इधर से इसलिए की गई है कि आप देखें कि हम यदि इस तरफ से शुरू करें तो इस तरफ से 1 2 नंबर पर पड़ता है नाइट्रो, यहाँ पर ये नाइट्रो है और ये आयोडो है। तो हम देखते हैं कि ये प्रतिस्थापी यहाँ पर आयोडो है और यहाँ पर नाइट्रो है। तो आयोडो और नाइट्रो में हम अल्फाबेटिकल के आधार पर देखेंगे कि ABCD के क्रम में पहले नाम किसका आता है। तो पहले नाम आयोडा का आएगा, तो हम इस तरफ से आयोडो की तरफ से जो है नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। अब यदि ये I इधर होता, NO2 इधर होता तो फिर नंबरिंग इधर से शुरू होती, यानी जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो उस तरफ से नंबरिंग आपको शुरू करनी है, ठीक है। यदि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर प्रतिस्थापी पढ़ते हैं या प्रकार्यात्मक समूह पढ़ते हैं। अब इनका जब नाम लिखेंगे हम, तो जैसे यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर ये बताया गया कि जितने प्रतिस्थापी उनके नाम पहले लिखे जाते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर हम इस प्रकार, अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 नंबर पर आयोडो है, तो 2 जो यहाँ पर ये बताया ना, ये 2 ये है कि 2 नंबर कार्बन पर जो है वो कौन है, आयोडो। तो 2 आयोडो हो गया। फिर यहाँ पर देखें कि 3 नंबर पर नाइट्रो, यानी 2 नंबर पर आयोडो है, 3 नंबर पर नाइट्रो है। और फिर देखो इसमें क्या है, क्योंकि ये 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया और सिंगल बॉन्ड है ना पूरी में, इसलिए एन हो गया, तो ये ब्यूटेन हो गया। तो 2 आयोडो 3 नाइट्रो और ये पूरी सीरीज 4 की, इसलिए ये हो गया ब्यूटेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड की है इसलिए एन हो गया। इसमें अनुलग्न इसका एकल बंध वाली के लिए एन होगा, द्विबंध वाली के लिए ईन होगा, ठीक है। अब हम कुछ और यौगिकों के नाम इस प्रकार से, हम कार्बन यौगिकों के नाम हम खुद लिखने की कोशिश करते हैं। तो आगे के पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्बनिक यौगिकों की ये श्रृंखलाएं हमें दे रखी है, तो हमें इनके नाम लिखने हैं। तो ये इतने नाम लिखते हैं, इसमें आप बिल्कुल गौर से सुनिए हर चीज़ को, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह स्मरण हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला आपको पहली सीरीज दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी श्रृंखला के अंदर न तो कोई प्रतिस्थापी है और न ही कोई प्रकार का जो इसमें प्रकार्यात्मक समूह है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। तो इसकी नंबरिंग जो आप किसी तरफ से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या नंबरिंग नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम कार्बन को गिनेंगे, तो कार्बन को गिनेंगे तो देखो 1 और ये 2 3 4 और ये हो गया 5। और चूंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना, इसका सीधा नाम लिखना है। तो 5 को हम कहते हैं पेंट। तो पेंट, और चूंकि इसमें जो है यहाँ पर ये सारे सिंगल बॉन्ड इनके बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए सिंगल एकल बंद है, इसके लिए एन हो गया अनुलग्न, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो हम इसका नाम लिख देंगे पेंटेन, यानी ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है यहाँ से शुरू करें अपने, तो इसको नाम 1 और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, तो ये 4 की श्रृंखला बन गई। तो ये इसमें जो नीचे बच गया ये हो गया प्रतिस्थापी। और इसको यहाँ से नंबरिंग इसलिए दी गई है क्योंकि इस तरफ से शुरू करते हैं तो ये 2 नंबर पर आता है,
लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आएगा, इसलिए जिस तरफ से नज़दीक पड़ता हो प्रतिस्थापी उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो ये ब्यूट का जो है वो ये यौगिक हो गया, और चूंकि प्रतिस्थापी यहाँ पर कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। और CH3 जो होता है वो मैंने आपको एक सारणी में भी बताया था कि CH3 प्रतिस्थापी का नाम जो है वो मेथिल होता है। तो इसका नाम, प्रतिस्थापियों के नाम पहले लिखे जाते हैं। तो ये प्रतिस्थापी 2 नंबर पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ लिख दें कि 2 नंबर पर कौन है, मेथिल है यहाँ पर। तो 2 मेथिल, और चूंकि ये ब्यूटेन का जो 4 नंबर की इसलिए तो ब्यूट हो गया, और एकल बंद है इसलिए ब्यूटेन हो गया, एन हो लग जाएगा, तो ये नाम हो गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, यानी 2 नंबर पर मेथिल हो गया, और चूंकि 4 कार्बन है ब्यूट हो गया, और एकल बंद इसलिए एन हो गया, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। अब हम इस पर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है, चाहे हम इस प्रकार लेंगे तो भी 3 की बनती है, यूं लेंगे तो भी 3 की बनती है, बड़ी से बड़ी श्रृंखला। अब आप यहाँ पर देखें कि 2 नंबर पर यहाँ देख सकते हैं कि एक ये प्रतिस्थापी है यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, और एक ये प्रतिस्थापी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए इनके जब हम नाम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर 2 मेथिल हो गए, तो फिर हम 2 लिख करके, यानी 2 नंबर पर कितने मेथिल हो गए, 2, और 2 के लिए 2 मेथिल समूह एक जैसे हो गए ना, तो इसलिए डाई लगेगा। 3 हो तो ट्राई लगता है, 1 हो तो मोनो लगता है। तो यहाँ पर 2 है तो डाई लगाएंगे, तो 2 डाई और मेथिल, यानी मेथिल समूह इसमें कितने 2 है, इसलिए 2 के लिए डाई आता है। और ये जो 2 लगाए वो तो 2 नंबर पर है, यानी 2 नंबर कार्बन पर डाई मेथिल समूह हो गए लगे हुए। और चूंकि 3 की जो श्रृंखला है तो प्रोप हो गया, और एकल बंद इसलिए एन हो गया, तो ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये आप गौर से इस चीज़ को बार बार वीडियो को सुन करके 2-3 बार आप अच्छी तरह लिखना सीखें। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो ये श्रृंखला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की जो श्रृंखला बनी हुई है, इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू की है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 3 नंबर पर ये जो आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है ये एथिल होता है। ठीक है, जो मैंने पीछे एक सारणी में आपको दिखाया था कि ये एथिल होगा, ये मेथिल होगा। तो चूंकि ABCD के क्रम में एथिल का जो E होता है वो पहले आता है, और मेथिल का M बाद में आता है, इसलिए ये चूंकि यहाँ पर पहले 3 नंबर पर एथिल है तो इसकी नंबरिंग जो है यहाँ से शुरू की है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एथिल आता है, तो नंबरिंग इधर से शुरू की है। अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पर एथिल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 एथिल। ठीक है, यानी 3 नंबर कार्बन पर कौन है, एथिल है। और फिर देखो यहाँ पर 4 नंबर पर कौन है, मेथिल है, तो 4 मेथिल हो गया। और इतने तो ये प्रतिस्थापी हो गई। फिर आप देख सकते हैं चूंकि 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और सारी श्रृंखला के अंदर एकल बंद है तो एन लग जाएगा अनुलग्न, तो हेक्सेन हो गया। क्या हो गया, हेक्स में 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया, तो ये हो गया हेक्सेन, यानी 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप नाम लिखना जो आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जिसकी नंबरिंग इस तरफ से इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो है और यहाँ पर क्लोरो है, तो ब्रोमो का B पहले आता है, क्लोरो का C जो है वो बाद में आता है, ABC इस प्रकार से। तो नंबरिंग यहाँ शुरू की है, तो हम पहले 2 नंबर कार्बन पर कौन है, ब्रोमो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्लोरो है, तो 3 नंबर पर कौन है, ये Cl क्लोरो होता है। तो आप इनको अच्छी तरह के नाम याद रख लें। और फिर चूंकि 4 कार्बन की है तो ब्यूट हो गया, और एकल बंद की इसलिए एन हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेन, यानी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम इसका नाम लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबरिंग इसलिए बनाई है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 मेथिल है, 2 प्रतिस्थापी, जबकि इसके साथ एक ही है,
इसलिए इधर से नाम शुरू किया, इसके जो नंबरिंग है वो इस तरफ से शुरू की गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल है और 4 नंबर पर 1 मेथिल है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे पहले जो है वो, चूंकि 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल है तो ये हो जाएगा 2 डाईमेथिल। ठीक है, 2 डाईमेथिल हो गया। और 4 नंबर पर जो है वो हो गया 1 एकल मेथिल है, तो यहाँ पर 2 डाईमेथिल और 4 मेथिल। और फिर जो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर चूंकि 5 कार्बन की सीरीज है तो ये पेंट, और पूरी चूंकि एकल बंद है इसलिए पेंटेन हो गया। तो आप इस प्रकार से इसका नाम लिखें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चूंकि 2 कार्बन पर 2 जो है इसका नाम आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 नंबर जो कार्बन है 2 में से, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 2 और फिर 4। तो 2 2 4 यानी 2 पर तो 2 है, 4 पर 1 है, तो 2 2 4 और कुल हो गया ये 3। तो 3 के लिए क्या आता है ट्राई, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल। और फिर इसके आगे चूंकि ये सीरीज जो आप देख सकते हैं कितने कार्बन की है, ये 5 कार्बन की सीरीज है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया पेंटेन। तो इस प्रकार से भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक और सीरीज आपके सामने है। तो यहाँ पर जो ये यौगिक दिया गया इसका जो नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू की है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 नंबर पर आयोडो है फिर नाइट्रो है। तो चूंकि इसका नाम आयोडा का जब पहले आएगा ABCD के क्रम में, नाइट्रो का N बाद में आता है, तो इसका नाम तो हम पहले भी लिख चुके हैं 2 आयोडो और 3 नाइट्रो, और चूंकि 4 कार्बन की है तो ये हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 आयोडो। ठीक है, 2 आयोडो हो गया और 3 नाइट्रो हो गया, 3 नाइट्रो। और फिर आप देख सकते हैं चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो इसका नाम हो गया 2 आयोडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इतनों के नाम, अब कुछ 2-4 यौगिकों के नाम और लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पर 2 इसलिए किया कि यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर फ्लोरो। तो क्लोरो का C पहले आता है, फ्लोरो का बाद में आता है, तो इसलिए यहाँ से शुरू किया क्योंकि क्लोरो इस तरफ से नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम हो जाएगा, 2 नंबर पर क्लोरो है तो ये हो गया 2 क्लोरो, और 3 पर कौन है फ्लोरो, तो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। और फिर चूंकि ये 4 कार्बन की है तो ब्यूट हो गया और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप इसका आसानी से नाम लिख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक जटिल सी संरचना यहाँ पर आपको दे रखी है, इसमें 1 2 3 4 ये श्रृंखला चूंकि 5 की बनी है, ये यूं भी 5 की बनती है, लेकिन इसको यहाँ से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ से शुरू करने में इसमें जो है वो अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक जो है यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर एक ये बन जाएगा। तो अब अपने देखते हैं कि चूंकि प्रतिस्थापी जिस तरफ से नज़दीक पड़ता हो उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही नज़दीक पड़ता है मेथिल, यहाँ पर एथिल 3 पर पड़ता है, वो जब अल्फ़ाबेटिकल का तभी देखते हैं जब उसमें नज़दीक पड़ता हो, तो बराबर दूरी पर यदि हो तो यहाँ पर चूंकि इस तरफ से नज़दीक पड़ता है इसलिए यहाँ से शुरू किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर कार्बन पे 2 नंबर पर कौन हो गया, ये मेथिल समूह हो गया और ये हो गया एथिल। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बन जाएगा 2 मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल है और फिर आगे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पर एथिल है, तो 3 एथिल हो गया। और अब चूंकि ये जो पूरी श्रृंखला 5 की है तो पेंट हो गया और सारे में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो जाएगा, तो ये बन गया पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम आसानी से लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
इसमें डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर एक जो है 3 नंबर पर कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इसका नाम हम लिखेंगे, तो ये चूंकि ईन का प्रतिस्थापी हो गया, ये व्युत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से ईन और आइन के जो प्रतिस्थापी होंगे, जब उनमें इस प्रकार के योग होंगे तो उनमें उस तरफ से आप शुरू करेंगे जिस तरफ से ईन या आइन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ते हो। तो यहाँ पर चूंकि इस तरफ से नज़दीक पड़ता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3। ये कार्बन का परमाणु नहीं है इसलिए इसको नंबरिंग में नहीं लिखेंगे। ये तो क्लोरो प्रतिस्थापी हो गया, यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह हो गया। तो जब इसका हम नाम लिखेंगे तो पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पर कौन हो गया आपके पास, क्लोरो हो गया। तो इसका नाम लिखेंगे तो ये 3 क्लोरो। और फिर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईन है वो 1 नंबर पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1। और चूंकि ये 3 कार्बन की है तो प्रोप हो गया, तो 1 प्रोप और प्रोप में ईन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपीन। ईन क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड का जो द्विबंध का जो अनुलग्न होता है वो ईन होता है। तो ये 3 क्लोरो और 1 प्रोपीन हो गया। 1 नंबर पर ईन है इसलिए 1 लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जो है यौगिक बने। तो इस वीडियो के अंत में मैंने आपको ये 4 प्रश्न दिए हैं। तो ये 4 श्रृंखलाएं इस प्रकार से मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न यहाँ पर है और एक ये 4 प्रश्न मैंने आपको इस प्रकार से दिए। तो इनके नाम जो आप मेरे को व्हाट्सएप पर आप ज़रूर सेंड करें लिख करके, या जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में इनके नाम लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस पूरे वीडियो को आप बार बार देखना ताकि आपको अच्छी तरह ये पूरी प्रक्रिया याद हो जाए। जो चीज़ लर्न करने वाली उनको पहले लर्न करें और अच्छी तरह सुने हर चीज़ को। और ये आप निश्चित रूप से इसके जो है वो आप याद रखिए इस बात को कि कम से कम जो है वो 3 या 4 जो है यौगिकों के नाम जो है लिखना ज़रूर, जो है वो कार्बनिकों के नाम लिखना परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अच्छे नंबर के प्रश्न है और आपको आगे कक्षाओं में यदि आप विज्ञान लेके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट किया करें। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।